फिज़िक्स क्लास। और आज हम आपके लिए आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी लेके आए हुए हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी नाम सुनते ही बहुत कॉमन सी बात याद आती है। हमारे घर में पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, जितने भी डिवाइसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात करो तो इनका जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही इनको मेनली एनर्जी मिलती है। हमारा फ़ैन चलता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अगर आप देखें तो आपके वॉचेस हैं, वॉचेस में भी सेल लगे हुए होते हैं। तो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसको एसी कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। और जो सेल और बैटरी से हम लेते हैं, जैसे हमारे कार के अंदर बैटरी होती है, हमारे मोबाइल फ़ोन में बैटरी है, वो डीसी है। एक्चुअल में ये करंट है, इसी को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी हमें एनर्जी देता है किसी न किसी तरीके से। तो बात क्या है कि एनर्जी मिलती कहाँ से है, एक्चुअल में ये एनर्जी का क्या रीज़न है, कहाँ से ये एनर्जी जनरेट होती है। तो हम सब ने मैटर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है स्टार्टिंग से। तो थोड़ा सा हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमने मैटर के बारे में पढ़ा है। डेफिनेशन पता है मैटर, एनीथिंग। मैटर क्या है? एनीथिंग कंटेन mass and occupy space। पढ़ा हुआ है आपने? कुछ भी चीज जिसके पास मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसको हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बात क्या है, ये जो मैटर है ये मिला किससे है, बना किससे है? एलिमेंट से। किससे बना है ये? एलिमेंट से। अब आपको पता है एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स, यानी दुनिया की जितनी चीजें बनी हुई हैं वो सब एलिमेंट्स से मिलके बने हुए हैं। और एलिमेंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं। आज हम अपने पीरियोडिक टेबल में देखें तो 119 प्लस एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो ये एलिमेंट, मैटर में एलिमेंट्स यानी दुनिया के सारी चीज़ें एलिमेंट्स से मिलकर के बनी हुई हैं। और एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग एटम कहते हैं। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट of an element which contain all the properties of that element। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है बेसिक चीजें, पर मैं आपको फिर भी रिकैप करा रहा हूँ। तो हमारे पास मैटर होता है, मैटर एलिमेंट्स से बना हुआ है, एलिमेंट्स एटम्स से बने हुए हैं, हर एलिमेंट का एटम डिफरेंट है। और 119 प्लस एलिमेंट्स हमारे पास हैं। और एटम जो है उन्हीं एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्ट होता है जिसके अंदर उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती है। तो ये तो हमने पढ़ा कि मैटर क्या है, एलिमेंट क्या है, एटम क्या है। इसके बाद आप देखें जो हमारे पास एटम है, एटम, इसको लेके बहुत सारी थ्योरीज थी, तो मैं ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहता। वैसे एटॉमिक जो डायमीटर होता है, एटॉमिक डायमीटर, ये ध्यान रखें आप, 10⁻⁻10 मीटर के करीब होता है। ये लेके चलते हैं हम लोग, ये ध्यान रख लें आप। तो जो एटम है, एटम के बाद पहले डाल्टन ने कहा था कि एटम को छोटा नहीं कर सकते, बट हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्योंकि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कहानी शुरू होगी तो सारी कहानी ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स से शुरू होगी। यानी जिनको मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह रहा हूँ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी ये एटम के ही पार्ट हैं, एटम के अंदर पाए जाते हैं। और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है,
और प्रोटॉन होता है। में एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। यानी कि मैटर एलिमेंट से बना है, एलिमेंट्स के अंदर एटम है और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये एटम का हमने स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, स्फेरिकल बनाते हैं, बीच के अंदर हम लोग न्यूक्लियस डाल देते हैं कि भाई बीच में न्यूक्लियस है। हम बीच में क्या डाल देते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, हम बीच में न्यूक्लियस डाल देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस डाला हमने। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन मिलता है? न्यूट्रॉन मिलता है और प्रोटॉन मिलता है। और बाहर जो ये होते हैं इनको शेल्स कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर के आउटर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में। ठीक, जो ये न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं कि ये अनचार्ज पार्टिकल है। हम ये मान के चलते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर ना सिर्फ मास होता है, और मास ओनली। ये हमने माना हुआ है कि न्यूट्रॉन के पास सिर्फ मास होता है, नो चार्ज। अब मैंने एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर दी है, चार्ज। आप सोच रहे होंगे कि सर चार्ज क्या है, तो वेट, अभी हम चार्ज पे भी आएंगे। तो न्यूट्रॉन पे सिर्फ हम मास मानते हैं, प्रोटॉन पे हम ये मानते हैं कि मास भी होता है प्लस इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये मानते हैं कि प्रोटॉन का मास होता है, साथ में पॉजिटिव चार्ज होता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसमें हम मानते हैं कि इसका मास भी होता है, साथ में इसमें नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और जो एटम होता है, कंप्लीट एटम की बात करें, देखो ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी सब एटम के अंदर है। ये सारी चीज कहाँ है? इनसाइड एटम है ये सारी चीजें। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, मास सबके पास होता है। जब भी मास आएगा, बिना मास के चार्ज नहीं आ सकता। मास कंटेन द चार्ज। बट जब हम बात करेंगे, मास के साथ ही चार्ज आएगा। जहाँ चार्ज है वहाँ मास जरूर होगा, पर ऐसा नहीं है कि मास हो तो चार्ज हो, ऐसा नहीं। बट जब भी आप चार्ज की बात करोगे, जहाँ भी चार्ज है, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मास यहाँ भी है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, मास यहाँ भी है, बट यहाँ देखो सिर्फ मास है, चार्ज नहीं है। तो ध्यान रखना, चार्ज के साथ मास जरूर होगा, पर जरूरी नहीं है कि मास के साथ चार्ज भी हो। तो जो एटम होता है, दैट एटम इज न्यूट्रल, मतलब नो चार्ज, नो नेट चार्ज। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, और ये आपस में नेट चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है, कोई चार्ज नहीं होता। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो देखो, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखें आप कि हम बात कर रहे थे कि भाई एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्योंकि हम एक एटम की जब बात कर रहे हैं तो ध्यान रखें, इन एन एटम ये ध्यान रखें आप लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंबल बना रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन्स के, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये ध्यान रखें, न्यूट्रल एटम में, यानी कोई चार्ज नहीं। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 नेगेटिव का इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। याद रखें, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम। अभी हम चार्ज के बारे में दोबारा पढ़ेंगे, पर बेसिकली हम एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ है, ध्यान रखें आप। और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है ये हम मानते हैं प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। चार्ज का जो हम सिंबल यूज करते हैं, जो चार्ज के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, दैट इज कैपिटल Q और स्मॉल q।
तो यानी ध्यान रखना, चार्ज प्रोटॉन पे जितना होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों बराबर होते हैं और इनके नंबर भी इक्वल है। जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन और इनके चार्जेस भी बराबर, तो नेट चार्ज कितना? 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये आप ध्यान रखेंगे। हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है। m मैं मास के लिए लिख रहा हूँ m, और मास है ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, ध्यान रखें आप ये। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये नियरली इक्वल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली हम लोग इक्वल लेके चलते हैं। और आप ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा हैवी की अगर हम बात करें, ये किसके बराबर है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मैं बात करूं लिखने को, तो हम लिख देते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन आर नियरली इक्वल। थोड़ा सा फर्क होता है, डेसिमल के बाद दूसरी तीसरी डिजिट में फर्क आता है, पर अगर आप एक्चुअल बात पूछें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन है, और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है। सबसे कम होता है मास इलेक्ट्रॉन का, सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। तो ये ध्यान रखें, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है जो हर एलिमेंट के एटम के अंदर मौजूद होते हैं। हर एलिमेंट के एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जरूर होंगे। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो हम इनके रोल को इग्नोर नहीं कर सकते। स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद देखें आप, हम चार्ज की बात कर रहे थे, अभी हम चार्ज के बारे में थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं एलिमेंट्स की, मैटर की, ताकि हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आसान हो जाए। आगे हम पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी किन चीज़ों में फ़्लो करेगी, किन चीज़ों में फ़्लो नहीं करेगी। अगर हमें मटेरियल्स की नॉलेज हो तो हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आसान हो जाएगा। थोड़ा सा हमें ज़्यादा पढ़ के कॉन्सेप्ट में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसके बाद हम बेसिक आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, जब हम बात करते हैं अपने एलिमेंट्स की, तो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, इनको हम 3 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक तो मेटल्स, जो कि बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर्स, आप बोल सकते हो गुड कंडक्टर। और बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर। ये ध्यान रखना, सबसे बेस्ट कंडक्टर आपके पास सिल्वर है। इसके बाद नॉन मेटल्स, बेसिकली ये इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे रबड़ ले लो आप, प्लास्टिक ले लो आप, ये सारी चीजें, ये भी एलिमेंट्स हैं। इंसुलेटर है, अगर आप मान लो इंसुलेटर में, जैसे आप लेड की बात कर लो, थोड़ा सा मान लो आप, मैंने ग्लास बोला ना, इंसुलेटर्स जैसे आपने प्लास्टिक, मैं लिख देता हूँ प्लास्टिक, बट ये एटम नहीं है प्लास्टिक, ये बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर के बना है। नॉन मेटल्स की जैसे हम बात करें, नॉन मेटल्स में आपका क्या आ जाएगा? जैसे आप बात करो नॉन मेटल्स में, जैसे आप ऑक्सीजन की बात करो, है ना, इन सब चीज़ों की बात करो, ये आपके पास क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, अच्छे कंडक्टर नहीं होते। इसके बाद हम मेटलॉइड्स की बात करते हैं, और बेसिकली ये सेमी कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर्स। जैसे सिलिकॉन की बात कर लो, जर्मेनियम की बात कर लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, सिर्फ ये याद रखना है बेसिकली कि एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो 3 तरीके के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ये अच्छे इंसुलेटर होते हैं, इनमें से करंट पास नहीं होती, बहुत रुकावट आती है इनको, और इनमें मॉडरेट तरीके से करंट का फ्लो होता है। बस इतना ध्यान रखें आप, 3 तरीके के
एलिमेंट्स को हमने 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ोगे, तो वहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में नॉलेज मिलेगी। पर आप ध्यान रखें, हमारे पास एलिमेंट बेसिकली हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स, हमें बेसिकली इन्हीं के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? तो अभी तक हम बता रहे थे आपको कि भाई ये 3 कैटेगरीज हैं, ये सब एटम्स से मिलके बना हुआ है। एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब कॉन्सेप्ट कहाँ पर आता है? बेसिक बात आती है चार्ज की, जिसको मैंने अभी तक आपको कई बार यूज कर लिया है। मैंने चार्ज और आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि व्हाट इज चार्ज। देखो, जैसे मटेरियल है, इट हैज इट्स ओन मास, with the mass it also contain the charge. So like mass, charge is also the internal property of the matter, which is called intrinsic property. तो चार्ज क्या है? मास की तरह ही हर मटेरियल की अपनी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है चार्ज? इट इज इंट्रिंसिक, property of matter due to which it can exert electrical forces to other charged and uncharged bodies. यानी कि आपने देखा होगा, अगर ये चौक है मेरे पास and I drop this, what will happen? It will goes towards the earth. यानी अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी अर्थ का भी मास है, चौक का भी मास है। इन मासेस के बीच में एक फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से ये जो चौक है ये नीचे गया है। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी तरह से अगर ये चौक है और ये दूसरा चौक है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन के अलावा एक और फोर्स हो सकती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो फोर्स, जिस फोर्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसको एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी एक नई तरह की फोर्स डेवलप होती है जो चार्ज की वजह से आती है। चार्ज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मास ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चार्ज एक दूसरे टाइप की फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसको इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। क्लियर है? जो चार्ज है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये ध्यान रखिए आप, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट कूलॉम है। क्लियर? चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम है। इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को। छोटा क्यू, बड़ा क्यू, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो दिस इज द चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो चार्ज के बारे में हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। और चार्ज क्या है? मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है। अब आप देखें, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। अब मैं आपको ये बताता हूं कि चार्जिंग कैसे होती है। जैसे फ्रिक्शन एक सिंपल तरीका है। फ्रिक्शन कैन प्रोड्यूस चार्ज। उनमें से एक तरीका है फ्रिक्शन का। आप सिंपल सा पढ़ के चले आप कि चार्ज कैसे बनेगा। देखो, हमने बचपन में या अभी भी आप देखो, कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम कॉम्ब ले लें और अपने बालों के साथ रब करें तो वो पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। एक्चुअल में होता क्या है कि कॉम्ब को रब करने से, फ्रिक्शन की वजह से कॉम्ब में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते हैं। अगर मैं एटम की बात करूं,
तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं? लूजली बाउंडेड, फ्री होते हैं ये, लूजली बाउंडेड। अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को, एटम के इन इलेक्ट्रॉन्स को जो लूजली बाउंडेड है, इनको एनर्जी प्रोवाइड करा दो। क्या करो आप? इनको आपको क्या करना है? जो लूजली बाउंडेड है इनको एनर्जी दे देंगे, एनर्जी दे देंगे, तो ये स्किप कर जाते हैं। अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, अब मैं अपने बालों के साथ कॉम्ब को रब कर रहा हूँ, तो आप सोचो अगर कॉम्ब ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो गेन किसने किया? मेरे बालों ने। अगर मेरे पास दो ही चीज़ें हैं, आप हो, आपका एक फ्रेंड है, अगर आपके पास कोई चीज़, आप दोनों के पास मिला के मान लो 4 चॉक्स हैं, थोड़े टाइम के बाद आप सिर्फ 2 ही व्यक्ति हो, फर्स्ट यू एंड सेकेंड योर फ्रेंड, एंड यू हैव टोटल 4 चॉक्स। 2 आपके पास है, 2 आपके फ्रेंड के पास है। थोड़ी देर के बाद आपके पास सिर्फ 1 बचता है, तो आपके फ्रेंड के पास कितने होंगे? 4, 3, क्योंकि भाई देखो टोटल 4 थे, 2 आपके पास, 2 आपके फ्रेंड के पास। थोड़ी देर के बाद हम चेक कर रहे हैं क्या होगा, मैंने देखा आपके पास सिर्फ 1 है, तो आपके फ्रेंड के पास कितने होंगे? 3, क्योंकि आप 2 ही व्यक्ति हो, ओनली 2। तो जब मैं इस कॉम्ब को अपने हेयर के साथ रब कर रहा हूँ, तो सिर्फ कॉम्ब है, हेयर है, अगर इसने चार्ज लूज किया तो ये गेन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है बिकम्स पॉजिटिव, बिकम्स पॉजिटिव। मान लो कॉम्ब ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कॉम्ब कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या बनेगा? नेगेटिव। एक चीज और, आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, इसका मास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये नीचे बनाया मैंने एरो, इसका मतलब डिक्रीजेस। जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका मास डिक्रीज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो मास लेके ही आएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर रहे हैं, इन्हीं को तब हम आयंस कहेंगे। आपने पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा Na पॉजिटिव पढ़ा है। बेसिकली सोडियम के अंदर इनिशियली अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। पर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ 10 है और प्रोटॉन कितने हैं? 11। एक प्रोटॉन इसके पास फालतू है एक इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए मैंने Na पॉजिटिव लिखा है। कहीं पर आप देखोगे Cl नेगेटिव लिखा है। अगर मैं नॉर्मली क्लोरीन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 17 होंगे और प्रोटॉन भी 17 होंगे Cl के पास, जैसे Na के पास ये था। पर Na पॉजिटिव के पास ये कहानी है, एक इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके पास 18 होंगे और प्रोटॉन कितने होंगे? 17। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसको बोलते हैं आयन। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से इसके पास एक नेगेटिव आयन है, एक नेगेटिव माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर। इफ अगर कहीं पर ऐसा होता Cu2 पॉजिटिव, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं कॉपर में, ये ध्यान रखें आप। तो व्हेन एनी एटम लूजेस और गेन्स द इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स आयन। तो आयन के ऊपर चार्ज होता है, एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस बात को आप ध्यान रखें चार्ज के बारे में। क्लियर? तो चार्ज आप कैसे क्रिएट करते हो? फ्रिक्शन की वजह से। एक बेसिक तरीका है, एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो। मेटल्स में से तो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो आपको चार्ज पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। सबसे छोटा चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड द सेम चार्ज इज ऑन द प्रोटॉन, बट साइन ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। रिमेंबर इट।
स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। अब आप देखें, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। चार्ज की एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे हम। चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। एक प्रॉपर्टी हमको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान रखना है आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है? ये कहता है सिंपल, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा स्टेटमेंट है। देखो, मान लो ये मटेरियल है, एटम है, मान लो एटम है, मटेरियल छोड़ो, एटम है, इसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसको निकाल नहीं सकते। फ्री कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो सबसे छोटा एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे। अगर 2 हैं तो 2 कर लो, 10 हैं तो 10 रिमूव कर सकते हो, 100 रिमूव कर सकते हो, 500 रिमूव कर सकते हो। क्या आप आधा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल ही नहीं है। जब सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो उससे छोटा पॉसिबल क्या होगा? तो वो यही कहता है कि अगर आप टोटल चार्ज की बात करोगे तो वो n × e के बराबर होगा, जहां पर n की वैल्यू आप 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बट इंटीजर रहेगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। 1/2, 3/2 ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किस क्वांटा मतलब होता है छोटा पैकेट। तो चार्ज का सबसे छोटा पैकेट इलेक्ट्रॉन है। आप या तो 1 इलेक्ट्रॉन दो या 2 दे दो, या यू कैन ऐड 10, यू कैन ऐड 100, यू कैन ऐड 500, बट यू कांट ऐड हाफ 3/2 इलेक्ट्रॉन, 5/2 इलेक्ट्रॉन, यू कांट, बिकॉज मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस बात को ध्यान में रखें। दिस इज क्वांटाइजेशन। अगर आप कहोगे मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन या तो आ सकते हैं या मेरे से 100 जा सकते हैं, 500 मेरे में ऐड हो सकते हैं, 500 मेरे से रिमूव हो सकते हैं, बट 500/2 यानी 250 ये भी ठीक है, पॉसिबल। बट अगर कोई मुझे बोले कि 3/2 इलेक्ट्रॉन, नॉट पॉसिबल। 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे काउंटिंग में, सीक्वेंस में, फ्रैक्शन नहीं होगा। ध्यान रखें आप। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इससे आपको पूछ लेता है, अच्छा चार्ज की ऐसा यूनिट मैंने आपको कूलाम बताई है। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम। एक कूलाम में आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने कितने होते हैं। आपको पता है, एक सिंपल फॉर्मूला अभी बताया आपको, वहां लिखा हुआ है वी नो Q = N × E। आपको Q मैंने दे रखा है 1 कूलाम है। चार्ज कितना बोला है? 1 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे। माइनस का साइन है, वो डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर कैलकुलेट करोगे नंबर नेगेटिव होगा नहीं। अब आप देखें, अगर आपको n कैलकुलेट करना है, यहां से इस फॉर्मूले से देखें, n कैलकुलेट करना है तो ये E जो है वो Q के अपॉन में आ जाएगा, दैट इज Q/E। क्लियर है? अब Q की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, और E की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19। यहां क्या करो, देखो इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस से 10⁻19 और यहाँ 1.6, इसको और कर दो आप, यहाँ 100 कर दो और यहाँ 10⁻18। एक 10 इसमें से ले लो तो 10⁻18 बचेगा, और एक पॉइंट हटा दो और यहाँ 16 डाल दो। कैलकुलेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ, वैसे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलाम में। ये ध्यान रखें, एक कूलाम एक बहुत बड़ा चार्ज है, उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत ज़्यादा। तो
तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है? एटम्स के शेल्स के अंदर। एटम में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स से बाउंडेड होते हैं, वो फ्री नहीं होते। और सारी कहानी कंडक्टर्स में ये इलेक्ट्रॉन रोल प्ले करता है किसी भी मटेरियल में। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो सारी कहानी इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड है। तो आप ध्यान रखें, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। हमने क्वांटाइजेशन पढ़ लिया था, चार्ज पढ़ लिया। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन जरूर करें। अब देखो, चार्ज का क्वांटाइजेशन भी पढ़ लिया। अब ध्यान रखें, अगर आपके पास सेम चार्जेस हैं, प्लस और प्लस, दो चार्जेस रखे मैंने यहां पर, एक और ये दो। मान लो इस चार्ज का नाम Q1 है और इसका नाम Q2 है, दोनों प्लस हैं। प्लस और प्लस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ध्यान रखना। अगर माइनस और माइनस हो, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो, ये अट्रैक्ट करेंगे। ये जरूर ध्यान रखना, खास बात है कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। स्क्रीन को पॉज करके इनको राइट डाउन जरूर करते जाएं बेटा, नोट्स बनाते जाएं और यहाँ से भी बनाएं, बुक्स भी कंसल्ट करें, क्योंकि जितने नोट्स बनाएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ते हैं करंट कैरियर्स, क्योंकि हम करंट की बात कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें पढ़ी, तो अब हमें पढ़ना है करंट कैरियर्स। क्या होते हैं करंट कैरियर्स? क्या होते हैं करंट कैरियर्स? देखो, द पार्टिकल्स whose flow in a fixed direction, याद रखना, ये फिक्स्ड डायरेक्शन का बहुत रोल है। द पार्टिकल्स whose flow in a fixed direction gives us the electric current, ये ध्यान रखें। कुछ ऐसे पार्टिकल्स है, मान लो मैं हूं या चौक है। अगर मैं ये कहता हूं कि चौक के मूव करने से करंट जनरेट होती है, तो चौक विल बी करंट कैरियर। मेरे मूव करने से अगर करंट जनरेट होती है तो मैं करंट कैरियर हूं। आपके मूव करने से अगर करंट जनरेट होती है तो आप करंट कैरियर हो। कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके फ्लो से करंट जनरेट हो, दैट विल कॉल्ड द करंट कैरियर। ये ध्यान रखें आप। और ये क्या होते हैं? these are different in different materials, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होते हैं। these are different in different materials। अगर मैं बात करूं सॉलिड्स में, या मैं बात करूं मेटल्स में करंट कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना, मेटल को कंडक्शन के लिए कौन हेल्प करता है? इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखें आप। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, कि लिक्विड में करंट को कौन कैरी कराता है, तो आप कहोगे सर आयंस। जैसे मान लो आप HCl लेते हो सॉल्यूशन, या H2SO4 लेते हो, तो इसमें क्या होता है? आयंस बनते हैं, H का आयन प्लस का और Cl का आयन नेगेटिव का। ये जो आयन है ये करंट फ्लो कराते हैं लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड में करंट फ्लो के लिए आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं प्लस आयंस भी हो सकते हैं।
गैसेस में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों ही करंट कैरियर हो सकते हैं। फिर हमने मेटलॉइड्स पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था आपको सेमीकंडक्टर्स आप आगे पढ़ोगे। सेमीकंडक्टर्स, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं करंट कैरियर, प्लस एक और चीज होती है जिनको होल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, उनको होल्स कहते हैं। ज़्यादा डीप में आपको जाना नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि करंट कैरियर क्या है। क्लियर है? इसके बाद जब हमने करंट कैरियर पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कि भाई करंट है क्या। बेसिकली अभी मैंने एक बात कही आपको, इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट कही, एक मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट कही, शायद नहीं कही, तो देख लीजिए क्या होता है। एक है इलेक्ट्रिक करंट, एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, जो हम लोग मानते हैं, दैट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट की बात आए तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। बट एक चीज आप ध्यान रखें, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स आर इनसाइड न्यूक्लियस, so they can't flow, so they can't flow। सिर्फ हम ये मान के चलते हैं, इसीलिए इनको हम कन्वेंशनल करंट का नाम भी देते हैं। कन्वेंशनल करंट हम इसी को बोलते हैं, जो हमने माना हुआ है, हमारी कन्वेंशन है ये। बट बेसिकली जो करंट फ्लो होता है, याद रखें, आप जब भी मानोगे, क्या मानोगे, द फ्लो ऑफ करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जो चार्ज फ्लो करेगा वो कहां करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये ध्यान रखें आप, जब भी आप बात करोगे चार्ज की, करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक, और उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। एक करंट आप और आगे पढ़ोगे जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट एक्चुअल में अभी बताया था आपको कि मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन ही फ्री होते हैं, फ्लो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। हमने करंट कैरियर पढ़े थे, क्या क्या पढ़े, इलेक्ट्रॉन पढ़ा, आयन पढ़ा, होल्स पढ़ा। इलेक्ट्रॉन, आयन, होल्स। क्या हमने प्रोटॉन पढ़े? नहीं, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो फ्री नहीं है। तो बेसिकली जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। करंट बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, it flows from negative terminal of battery to positive। ये कन्वेंशनल के जस्ट उल्टा होता है। तो हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, रिपीट कि हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही पढ़ेंगे, पर इलेक्ट्रॉनिक करंट भी आपको पता होना चाहिए। हमने इलेक्ट्रिकल को कन्वेंशन माना हुआ है कि हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाएगा, हाई से लो की तरफ। हमने हमेशा पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास वाटर है तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ। कोई गैस कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। आप कोई गर्म चीज़ रख दो, चाय का कप रखा आपने यहाँ, चाय के अंदर की गर्मी कहाँ जाएगी, हीट कहाँ फ्लो करेगी, लो टेम्परेचर की तरफ। बर्फ़ मेल्ट होता है क्योंकि बर्फ़ का टेम्परेचर क्या है,
लो है, बाहर का टेम्परेचर हाई है, तो बर्फ़ अपनी हीट को लूज़ करता है। चाय ठंडी होती है क्योंकि चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम है, तो चाय के अंदर की हीट बाहर जाती है। बर्फ़ क्या करता है, बाहर की हीट अंदर लेता है। तो जिस तरह से हीट का फ्लो टेम्परेचर की वजह से होता है, गैसेस का फ्लो, लिक्विड का फ्लो प्रेशर या हाइट की वजह से होता है, इसी तरह से चार्ज का फ्लो भी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। ये ध्यान रखें और हम मान के चलते हैं कि वो हाई टू लो जाता है, इसीलिए हमने कन्वेंशनल करंट माना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखें आप। क्लियर है बेटा? कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करना ना भूलें, आपकी खुद की क्लास है, आपके हर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, ये ध्यान रखें आप। तो जब हम बात कर रहे थे, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक होता है आयनिक करंट, एक होता है आयनिक करंट। ये क्या होता है? करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। जो आयंस की फ्लो की वजह से होगा उसको हम आयनिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में होता है बेसिकली। होता क्या है? इन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जैसे आप H2SO4 की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 की बात करें, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये क्या होते हैं? डिसोशिएट्स इनटू आयंस इन वाटर। पानी में डालते ही जो आयंस में डिसोशिएट हो जाए वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। और इनमें फ्लो किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से होता है। और एक चीज और ध्यान रखें, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करते रहें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए सभी। तो जब हम बात कर रहे थे, याद रखें, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनिक करंट। जो करंट आयंस की वजह से होगा उससे इलेक्ट्रॉन वाला करंट हमेशा ज्यादा होगा, ध्यान रखें। रीजन है उसका, पहली बात, आयंस आर बल्की। भाई साहब, आयंस बहुत भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में, तो जो ज्यादा तेज दौड़ेगा उसकी करंट ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज दौड़ता है तो इलेक्ट्रॉन की करंट ज्यादा होती है। आयन धीरे धीरे दौड़ता है तो आयन की करंट कम होती है। तो आयंस आर बल्कि, इसीलिए कम होता है उसका करंट। दूसरा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो दो बातें हैं कि इलेक्ट्रॉन एक तो बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरी बात हल्के होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की करंट बहुत ज़्यादा होती है, ध्यान रखिए आप। अच्छा, जब हम बात करते हैं, एक हमारे पास, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और समझ लें। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है।
जो आपने अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब किसके टाइप है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा आपने, ये जो इलेक्ट्रिक पढ़ा आपने और ये जो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा आपने, ये सब कौन सी करंट है? ये सब कौन सी करंट है? ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मूविंग की वजह से। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, ध्यान रखें आप, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये रुके हुए चार्ज से होती है, मैंने आपको बताया था। कॉम्प को रब करो, चार्ज डेवलप होता है, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे हमने चार्ज की यूनिट दी थी, कूलाम। उन्होंने एक बात बताई। बेसिकली आप 12th में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, पर जब मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ही दी है तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये जो रुके हुए चार्ज की वजह से होता है। मान लो यहां पर एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, यहां पर ये दो चार्ज है और इनके बीच का सेपरेशन मान लो R है। तो कूलाम ने कहा था इन दोनों के बीच में फोर्स होगा। जैसे आपको पता है आपके और अर्थ के बीच में एक फोर्स है, तो मैंने आपको बताया था दो चार्जेस भी एक दूसरे पे फोर्स डालते हैं। तो कूलाम ने कहा था कि अगर मेरे पास ये दो चार्जेस हैं तो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो वो जो फोर्स होगी दैट फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आपको याद है जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा था क्लास 9th में, F इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मासेस हैं ग्रेविटेशन में, यहाँ चार्जेस हैं। और आपको पहले ही बताया कि चार्ज भी मास की तरह फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे। और यहाँ पर ये जो K है, यहाँ बेटा R स्क्वायर है, क्लियर है? इसको मिटाते हैं। यहाँ ये जो K है ये कांस्टेंट है, दिस K इज कांस्टेंट, K इज कांस्टेंट। और इस K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9। अब देखो यूनिट निकालनी है K की। यहाँ न्यूटन है, यहाँ से मीटर है, मीटर स्क्वायर, और कूलाम -2, ये कूलाम। तो ये इसको क्या बोलते हैं? ये फोर्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ये दो चार्जेस के बीच में अवेलेबल है और इसको कूलाम्बिक फोर्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कूलाम्बिक फोर्स, या कई बार कुछ लोग इसको कूलाम्स लॉ भी कहते हैं। ये कूलाम्स का लॉ है। जैसे आपने F इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर न्यूटन्स के फॉर्मूले से पढ़ा था, ये कूलाम ने डिराइव किया था। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्जेस का आपस का फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं उसके लिए हम एक फोर्स जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें ये पढ़ना है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक चार्जेस में भी फोर्स अवेलेबल हैं जो चार्जेस को कंपेल करते हैं कि वो मूव करें। पर ये स्टैटिक कंडीशन में है, आपको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें बेटा, आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा क्योंकि ये आपकी खुद की क्लास है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।